तो शुरू करते हैं जूलॉजी के ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 137, न्यूरोलेमा इज, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो एक्सॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो ये हमने साइटोन पार्ट दिखा दिया है, ये लॉन्ग एक्सॉन पार्ट दिखा दिया है, एंड दीज आर द डेंड्राइट्स, ये दुर्माश्म है। क्या है ये? दुर्माश्म। और ये जो साइटोन पार्ट होता है यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो न्यूरोलेमा की बात कर रहा है वो। तो ये जो एक्सॉन पार्ट है ना, एक्चुअली इसकी जो झिल्ली होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, उसे तो आप एक्सोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा बोलते हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहा है ये न्यूरोलेमा की। तो न्यूरोलेमा क्या है? एक्चुअली इस एक्सॉन पार्ट पर कवरिंग रहती है, और वो कवरिंग अगर है तो उस कवरिंग को आप लोग माइलिन शीथ कह रहे हैं, माइलिन आच्छाद कह रहे हैं। और माइलिन शीथ बनाने का काम कौन कर रहा है? दो सेल्स कर रही हैं। एक होती है श्वान सेल, श्वान कोशिका। हाँ, ये वही श्वान है, श्वान और चिल्ड्रन सेल थ्योरी वाले, बिल्कुल ठीक समझा आपने। तो ये श्वान सेल, और दूसरा ये काम कौन करता है माइलिन शीथ? ओलिगोडेंड्रोसाइट। दो सेल्स हैं जो माइलिन शीथ बना रही हैं, एक श्वान सेल है, दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। तो अगर आप किसकी बात करें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, पीएनएस की बात कर रहे हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो यहाँ पे ये काम करती है श्वान कोशिका। और अगर आप बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पे ये काम कौन करेगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो जो श्वान सेल है ना, अब श्वान सेल ने क्या किया? इसके बाहर एक कवरिंग बना दी है। क्या बना दी है? एक कवरिंग इसके चारों तरफ बना दी है इस तरह से। ये मैं श्वान सेल दिखा रहा हूँ, ये मैंने श्वान सेल दिखा दी, और ये श्वान सेल का न्यूक्लियस दिखा दिया है। क्या दिखा दिया? उसका केंद्रक दिखा दिया। अब हुआ क्या? श्वान सेल ने इसके चारों तरफ ये माइलिन शीथ बना दी है। ये लिपिड की लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड होता है। तो ये जो है ये तो माइलिन शीथ हो गया है। क्या हो गया है? माइलिन शीथ हो गया है। और ये जो न्यूक्लियस हो जाएगा, ये केंद्रक हो जाएगा। किसका है? श्वान कोशिका का केंद्रक हो गया श्वान सेल का न्यूक्लियस। अच्छा, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, क्योंकि श्वान सेल एक सेल ही तो है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूरोलेमा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न्यूरोलेमा। तो एक्चुअली में न्यूरोलेमा ना, श्वान सेल जो है ना, उसकी झिल्ली को, उसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं। तो श्वान सेल माइलिन शीथ बनाए चाहे ना बनाए, उसकी मेम्ब्रेन को, उसकी झिल्ली को आप लोग क्या कहते हैं? आप इसको, तो झिल्ली किसकी है? ये मेम्ब्रेन श्वान सेल की है। तो ये क्या है? न्यूरोलेमा, कवरिंग फॉर्म्ड बाय श्वान सेल। तो ये श्वान सेल जो होते हैं उसकी कवरिंग यानी बाहर की मेम्ब्रेन हो गई है। तो आंसर इज थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, इन ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल हो गया है ना, ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल, और फिर फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए हैं। तो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल का नंबर 1 2 3 हो सकता है, 1 से 3 तक हो सकता है, और ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा उसका तो केवल एक ही मॉलिक्यूल होगा बेटा जी। तो जब ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल और फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो मोनोग्लिसराइड बनेगा। और दो अगर फैटी एसिड आ गए हैं तो क्या हो जाएगा? डाइग्लिसराइड। और 3 आ गए हैं तो उसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो ये ट्राइग्लिसराइड की बात कर रहा है। तो ट्राइग्लिसराइड में एक तो ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? एक तो ग्लिसरॉल होता है, और उसके साथ में क्या होगा? फैटी एसिड ने वसा अम्ल के क्या होते हैं? 3 अणु होते हैं, 1 से 3 आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या चला गया है? थर्ड वन, 3 फैटी एसिड। 3 फैटी एसिड्स हैं, और साथ में क्या हो गया? ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल आ गया है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होगा? एस्टर बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? एस्टर बॉन्ड। तो ध्यान रहे, अमीनो एसिड जब जोड़ते हैं तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स जो है तो वहाँ पर आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा है ट्राइग्लिसराइड, तो आंसर इज थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम दिया हुआ है, कुछ सेल्स के नाम यहाँ पे लिखें। कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल बोलिए या आप बी लिम्फोसाइट बोलिए, एक ही बात है। जो आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं वहाँ पे जो प्लाज्मा सेल के बारे में समझते हैं वो एक्चुअली बी लिम्फोसाइट होती है, बी लसीकाणु। ये वही कोशिकाएं हैं, वही सेल्स हैं जो क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो प्लाज्मा सेल्स है ना, तो प्लाज्मा सेल बनाने का काम ये क्या करती हैं? एंटीबॉडीज बनाने का काम। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो गया है? थर्ड के साथ में मैचिंग हो गई है। अब आप आराम से मैचिंग कर सकते हैं। मास सेल्स के बारे में आप लोग जानते हैं, मतलब ब्लड में बेसोफिल होती है और ब्लड के बाहर मास सेल्स होती हैं। जो काम अंदर बेसोफिल कर रही हैं, बाहर वही काम कौन कर रहा है? मास सेल। ये दोनों की दोनों क्या करती है? कुछ केमिकल्स को रिलीज कर रही है। क्या कर रही है? कुछ केमिकल्स को रिलीज कर रही है। उनसे हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, उनसे सीरोटोनिन रिलीज हो रहा है, हेपेरिन रिलीज हो रहा है, और दुनिया भर के और दूसरे रसायन स्रावित हो रहे हैं।
तो ये क्या कर रही है, ये जो मास्ट सेल्स होती है ये कई तरह के केमिकल्स और रसायनों का स्राव कर रही है, तो इसके साथ मैचिंग हो गई फर्स्ट वन की। और मैक्रोफेज तो आप लोग जानते ही हो, ब्लड के अंदर होती है मोनोसाइट, ये मैंने ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया है, ये रक्त वाहिनी को मैंने प्रसारित कर दिया है, और अंदर एक कोशिका है जिसका नाम है मोनोसाइट। क्या नाम है, मोनोसाइट। तो जब मोनोसाइट ब्लड वेसल से बाहर आ जाती है तो उनमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा और मैक्रोफेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज जो होती है वो मोनोसाइट के रूपांतरण से, उनके मॉडिफिकेशन से बनी है। तो जो काम अंदर मोनोसाइट कर रही है बाहर वो काम मैक्रोफेज करती है, और ये दोनों की दोनों क्या होती है, ये दोनों की दोनों भक्षाणु प्रकृति की होती हैं। तो इसके साथ में सेकंड की मैचिंग हो गई है, तो आंसर क्या चला गया है, थर्ड वन चला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, ग्लैंड्स विच रिलीज देयर सिक्रेशन डायरेक्टली टू ए पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एक्सोक्राइन। अब दो तरह की ग्रंथियां हो गई, एक बहिःस्रावी होती है और एक क्या होती है, अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो स्राव होगा उसको आप लोग हार्मोन कह रहे हैं। वो हार्मोन को रक्त में या तो मुक्त कर दिया गया या उस द्रव के अंदर जिस द्रव में वो ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स उपलब्ध हैं, उपस्थित है दोस्तों। तो जो बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं, अगर आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी याद हो रहा हो तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो दे रखी हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां जो दे रखी हैं, उसके दो टाइप उन्होंने दे रखे हैं। एक तो यूनिसेलुलर होगा, दूसरा मल्टी सेलुलर होगा। अकेली कोशिका ग्रंथि का काम कर रही है और उसका केवल एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, गोबलेट सेल। क्या रखना है, गोबलेट सेल। दूसरा एग्जाम्पल आपको फिलहाल याद रखना, पेनिस सेल। वो सब कुछ आप एमबीबीएस में पढ़ लेंगे। तो उसने ये पूछा है द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय बहिःस्रावी ग्रंथि, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, गोबलेट सेल। और बाकी सब की सब क्या दिखा रखी है, सब की सब दिखा रखे हैं बेटा जी। क्या, ये सब की सब जो दिखा रखे हैं। थायराइड फॉलिकल तो हार्मोन वाली कहानी हो गई ना, तो ये जो हो गई है सब की सब क्या हो गई है, मल्टी सेलुलर हो गई है। तो यूनिसेलुलर आंसर इज फर्स्ट वन, गोबलेट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, जब कोई भी आप टिश्यू का एनालिसिस कर रहे हैं, आप उत्तक का विश्लेषण कर रहे हैं, तो आप वेजिटेबल का पीस ले रहे हैं, सब्जी का टुकड़ा ले रहे हैं या लीवर का पीस ले रहे हैं, वो एनिमल टिश्यू हो गया है, और उसके बाद आप उसका एनालिसिस करते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो जब आप ले रहे हैं उसको, तो आप उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, कुछ याद आ रहा है आपको, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के अंदर आप उसको पहले क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं बेटा जी। उसके बाद में खरर और मूसल की सहायता से, मोटार और पेसल की सहायता से आप उसका पेस्ट बना देते हैं, और इस तरह से आपको थिक स्लरी मिल जाता है। तो किस में रखते हैं आप, किस में घोल रहे हैं, वो केमिकल का नाम क्या हो गया है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो आंसर इज सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है, प्राणियों के विभिन्न हिस्सों में सांस लेने की क्रियाविधि, मतलब मैकेनिज्म ब्रीदिंग की बात कर रहा है, और वो अलग अलग होती है। मतलब पोरिफर्स में अलग हो गया है, सिलेंट्रेट्स में अलग हो गया है, प्लेटीहेल्मिन्थ में अलग हो गया है, एनिलीड में अलग है ना। आप कहते हैं अर्थोम यानी फेरेटिमा के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, नम त्वचा की सहायता से उसमें श्वसन हो रहा है। और कॉकरोच और इंसेक्ट्स वगैरह की बात करें तो उसमें ट्रैकिया देखने को मिलता है, पूरा ट्रैकियल सिस्टम, श्वास नली का सिस्टम होता है। और हायर में आएंगे, किसी में गिल्स आ गए हैं, किसी में लंग्स आ गए हैं, इस तरह से। तो जो भी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और वो सारे एनिमल अलग अलग आवासों में रह रहे हैं, हैबिटेट में रह रहे हैं, और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उनमें केवल रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्ट्रक्चर ही अलग नहीं होता, बल्कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही दे रखा है। और दूसरा उसने दिया है लोअर वर्टिब्रेट, अगर आप निम्न कशेरुकियों की बात कर रहे हैं, जैसे फ्लैट वॉर्म की आपने बात कर दी है, फीता की आपने बात कर दी है, तो वहां पर वो कह रहा है गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है, सक्रिय परिवहन से हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रोसेस चल रहा है क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है। तो ये बात तो गलत हो गई है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया है। तो इसमें ओनली स्टेटमेंट बी क्या हो गया, बी जो है वो क्या हो गया है, इनकरेक्ट हो गया है। क्या हो गया है, इनकरेक्ट। तो ये तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, फर्स्ट वन करेक्ट है, तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। तो आंसर इज थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, 164 की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एट्रियम, दाहिने अलिंद की बात कर रहा है। ये आपका हार्ट है बच्चे, ये आपका हार्ट हमने बना दिया है यहाँ पे लेके, दाहिने अलिंद की बात कर रहा है, मतलब ये जो होगा राइट साइड हो जाएगी, राइट एट्रियम हो गया है। डायग्राम जब भी बना रहे हैं तो ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होगा। तो राइट एट्रियम में वो कह रहा है कि कौन है जो दाहिने अलिंद के अंदर कैसा वी ऑक्सीजनेट रक्त को लेकर आ रहा है। तो बॉडी के जो अग्र भाग का होता है या ऊपरी भाग का जो रक्त होता है वो यहाँ पे आ जाता है, किसके थ्रू आ जाता है, सुपेरियर वेना केवा के थ्रू। और बॉडी के पोस्टर पार्ट का जो ब्लड होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है, किसके थ्रू आ जाता है, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू।
तो ये दोनों की दोनों राइट एट्रियम में तो खुल रही है। और कौन आ रहा है राइट एट्रियम में? हार्ट का खुद का ब्लड जो होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। जब पूरी बॉडी को ये ब्लड पंप कर रहा है तो हार्ट को खुद को भी तो ब्लड चाहिए। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करते हैं उनको कोरोनरी धमनियाँ या आर्टरीज कह रहे हैं। लेकिन जो कोरोनरी जो वेन्स वगैरह होती हैं वो यहाँ पे आके खुल जाती है कोरोनरी साइनस के अंदर, और इस तरह से ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चर कहाँ पे ओपन हो गई है? राइट एट्रियम में, और इनके थ्रू क्या आ जाता है? डीऑक्सीडेटेड ब्लड आ जाता है। चलो जब इतनी बात चली है तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की भी आप बात कर लीजिए। आपने ये हार्ट बना दिया है बेटा जी, ठीक है, और ये हमने क्या बना दिए हैं? ये एल्वियोलस दिखा दिया लंग्स के अंदर, ठीक है। एक को वायुकोपी का नाम दे दिया है, एल्वियोलस नाम दे दिया है, और ये मैंने आपकी उत्तक कोशिकाएं दिखा दी हैं, टिश्यू सेल्स मैंने आपको दिखा दिए। तो ध्यान ये रखना है कि हार्ट में जो भी एंटर करता है ना, हार्ट में जो एंटर करेगा वो क्या होती है? आर्टरी होती है। क्या होती है? आर्टरी। नहीं, हार्ट में जो भी एंटर करेगा वो वेन होती है बेटा जी। तो हार्ट में जो भी एंटर करेगा वो वेन होगा, और ये लंग से आ रहा है तो ये पल्मोनरी वेन हो गया है। क्या हो गया है? पल्मोनरी वेन हो गया है। और हार्ट से जो बाहर निकलता है ना वो आर्टरी होती है। क्या होती है? आर्टरी। और ये बॉडी को जा रही है तो ये सिस्टेमिक आर्टरी हो गई है दोस्तों। तो ये तो दोनों की दोनों कहाँ पर आ गई है? कहाँ आ गई है? सिस्टेमिक आर्टरी की अगर आप बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टेमिक आर्टरी की बात कर रहे हैं, या फिर आप पल्मोनरी वेन की बात कर रहे हैं, दोनों की दोनों लेफ्ट साइड से रिलेटेड हो गए। हमें तो बात करनी है कहाँ पे? राइट एट्रियम की। तो जो यहाँ पे दे रखा है कि पल्मोनरी वेन, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो राइट एट्रियम में नहीं आ रहा है। अब एक ऑप्शन बचा है पल्मोनरी आर्टरी का। तो हमने कहा ना, हार्ट में जो एंटर करता है वो वेन होता है, और हार्ट से जो बाहर निकलता है वो क्या होता है? आर्टरी होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये क्या दे रखा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल है बेटा जी। क्या है? राइट वेंट्रिकल। तो ये जो राइट वेंट्रिकल जो दिखा रखा है, यहाँ से ब्लड पहुँच जाता है यहाँ पे ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये जो गई है ये पल्मोनरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी। ये पल्मोनरी आर्टरी है और इसमें डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। तो लेकिन ये निकला कहाँ है? राइट वेंट्रिकल से निकला है, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो ओनली ए, बी एंड सी। तो आंसर इज थर्ड वन हो गया बेटे। तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन ये एक्सेप्शनल केस है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पूरी बॉडी में दो ही एक्सेप्शन है। एक तो पल्मोनरी के रेस्पेक्ट में चलेगा, दूसरा अम्बिलिकल के रेस्पेक्ट में चलेगा। यानी पल्मोनरी आर्टरीज में और अम्बिलिकल आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूरी बॉडी में दो एक्सेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 172 किडनीज की पोजीशन की बात कर रहा है कि ह्यूमन में वन पेयर किडनीज आपको दिख रही है, और जो होता है राइट किडनी जो होती है स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। ये राइट वाली थोड़ी सी नीचे होती है क्योंकि यहाँ पे लीवर आ जाता है, उस लीवर की लोब के कारण थोड़ा सा नीचे की तरफ ये चला गया है। तो इसकी जो पोजीशन होती है किडनी की, वो पोजीशन किस पोजीशन में होगी? वो कह रहे हैं लास्ट कौन सा? लास्ट थोरेसिक। मतलब थोरेसिक वर्टिब्रे कितनी होती है? T12, यानी 12 होती है टोटल। सर्वाइकल वर्टिब्रेटी 7 होती हैं, थोरेसिक 12 होती है। तो T12 रीजन पे होगा, और फिर वो थर्ड, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? थर्ड लंबर रीजन हो जाएगा। तो इसके बीच में आपको किडनीज की पोजीशन देखने को मिल जाएगी। तो लास्ट तो थोरेसिक हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा? कटी कसेरुक हो गया, लंबर वर्टिब्रा हो गया। तो आंसर इज फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया है इसने। तो आउट ऑफ एक्स नंबर ऑफ टोटल फेशियल एंड क्रेनियल बोन्स, अगर आपको फेशियल बोन्स याद आ रही हो, मतलब ये चेहरे की हड्डियां जो हैं, इनके अंदर कौन कौन सी होती हैं? कुछ याद कर लीजिए। ये अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो ये जाइगोमेटिक हो गया है, ये मैग्जिला हो गया है, ये नेजल बोन हो गया है, ये लैक्राइमल हो गया है, ये पैलेटाइन हो गया है, ये इंफीरियर नेजल कॉन्केव हो गई हैं। ये सब की सब जो होती हैं पेयर्ड होती हैं। क्या होती हैं? पेयर्ड होती हैं दोस्तों। लास्ट में जो मैंडिबल होगा और वॉमर होगा, ये क्या होती है? अनपेयर्ड, यानी एक एक आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल ये तो कितनी हो गई हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6, ये 12 तो जो हो गई हैं पेयर्ड हो गई हैं दोस्तों। क्या हो गई हैं? 12। तो ये सब की सब पेयर्ड हो गई, पेयर में हो गई, तो टोटल 12 हो गई हैं। क्या हो गई हैं? टोटल 12 आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और ये दो जो होती हैं ये अनपेयर्ड हो गई हैं। तो टोटल 14 बोन्स आपको फेस में देखने को मिलती है। और क्रेनियल बोन्स की बात करो, ये
क्रेनियम हो गया है, जिसमें आपको ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। तो अगर आप क्रेनियल बोन्स की बात करें या क्रेनियम की बात कर रहे हैं, तो उस क्रेनियम के अंदर क्या होता है, 8 बोन्स होती हैं। क्या होती हैं? 8 बोन्स होती हैं। तो 14 ये है 8। अब 8 कौन कौन सी होंगी याद रखना है आपको, कुछ याद रखना। हड्डियों में होता है फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है, लेकिन आपको याद रखना है फॉस्फेट। क्या याद रखना है? फॉस्फेट याद रखना है। मतलब 111 हो गया है, 212 हो गया है। तो मतलब पेयर्ड कौन कौन सी होंगी? एक तो ये पैराइटल बोन जो है यहाँ पर क्या हो गई है, पेयर्ड हो गई है। और ये जो आपको टेम्पोरल जो दिख रही है वो भी क्या हो गई है, पेयर्ड हो गई है। तो ये तो पैलेटाइन था, ये पैराइटल है। बस इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पूछ क्या रहा है, वाई इज द नंबर ऑफ पेयर्ड बोन। तो पेयर्ड बोन कौन कौन, वाई इज द, ये एक्स की जो बात कर रहा है, तो एक्स तो टोटल हो गया ना, 14 ये हो गई है, 8 ये हो गई है, तो एक्स तो कितना हो गया, 22, यानी 22 हो गया है बेटा जी। और उसके बाद कर रहा है वाई इज द नंबर ऑफ पेयर्ड बोन। अब इसमें पेयर्ड कौन कौन सी हैं? 6 तो ये पेयर्ड है और 2 ये पेयर्ड है, मतलब 8 क्या हो गई हैं, पेयर्ड हो गई हैं। क्या हो गई हैं? 8 पेयर्ड हो गई हैं। और बाकी क्या हो गई हैं? अनपेयर्ड। तो यहाँ पे 4 ये अनपेयर्ड हैं, 2 ये हैं, तो 2 6 टोटल क्या हो गई हैं, अनपेयर्ड हो गई हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी और ट्विस्ट कर दिया है। तो आंसर इज थर्ड वन। समझ पा रहे मेरी बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन 178। रेड मसल फाइबर यानी स्केलेटल मसल फाइबर के 2 टाइप होते हैं। जो कंकालीय पेशियां जो होती हैं, स्केलेटल मसल फाइबर, जो उनके 2 टाइप आप लोगों ने पढ़े होंगे दोस्तों। रेड मसल फाइबर, एक होता है रेड मसल फाइबर होता है। रेड को रेड इसलिए कह रहे हैं कि उसे मायोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वहाँ पे क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। और दूसरा होता है वाइट मसल फाइबर, उनमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कंपेटिवली कम होगा। तो क्या कह रहे हैं, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 कथन यहाँ पर दे रखे हैं कि जो रेड मसल फाइबर जो होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होता है वो बहुत कम होता है। नहीं, बहुत कम नहीं, यहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया बेटा जी। दूसरा वाला जो व्हाइट मसल फाइबर होते हैं उनको एरोबिक कहते हैं। नहीं, रेड वालों को ही, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है तो एटीपी यहाँ पे ज़्यादा बनेगा। तो हमारी जो बैक मसल्स वगैरह जो होती है या काइट जो होती है, उसकी जो फ्लाइट मसल्स होती है उसमें आपको रेड मसल फाइबर देखने को मिलते हैं दोस्तों लेके। तो रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसकी संख्या क्या होगी, कम होगी, ताकि धीरे धीरे कैल्शियम वहाँ से रिलीज होता रहे और वो लंबे समय तक कॉन्टैक्ट कर सके। तो वो एरोबिक होती है। क्या होती है, एरोबिक। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे व्हाइट मसल फाइबर, इनको एरोबिक कह रहे हैं, एरोबिक इनको नहीं कहते हैं, व्हाइट वालों को एन एरोबिक कहते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गए, गलत हो गए हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो ये तो ब्रह्मास्त्र, और आपको देखा होगा आप लोगों ने क्वेश्चन का डिस्कशन जब हो रहा है तो कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इसका मतलब आपको जुड़े रहना है हमारे साथ में। तो आइए ज्वाइन कीजिए, ब्रह्मास्त्र कुछ अच्छा ही लेकर आए आपके लिए। थैंक यू।